नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। उत्तर के विशाल मैदान के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन नदियों के सहयोग से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, इसमें कई नदियां हैं, जिनमें से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये और इसकी सहायक नदियों द्वारा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि उत्तर का जो विशाल मैदान है, वो शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण से शुरू होकर पूर्व में असम यानी ब्रह्मपुत्र नदी के तक जाती है। तो इस विशाल मैदान का जो निर्माण है, वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर का विशाल जो मैदान है, वो दुनिया के सबसे अधिक खाद्यान्न जहाँ जहाँ पे होता है, उनमें से उत्तर विशाल मैदान का भी गिना जाता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर का विशाल मैदान जो है, वो एक तरीके से बहुत अधिक खाद्यान्न प्रदान करता है और बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार भी देता है। तो जाहिर सी बात है, इसका महत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस मैदान का निर्माण किस तरीके से हुआ है, कितनी गहराई में यहाँ की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इनको किस तरीके से विभाजित किया गया है, संपूर्ण जानकारी हम इस क्लास में डिफाइन कर देंगे। दोस्तों, आपका ये क्लास अटेंड करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं उत्तर का जो विशाल मैदान है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये जो भारत का मैप है, उसका जो उत्तर विशाल मैदान है, हमने इस क्षेत्र में बना लिया है। आप ये देखते हैं कि पंजाब के उत्तरी भाग से, ये पंजाब है और इसी के उत्तरी भाग से शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ, और यहीं से ये इस मैदान की क्या होती है, शुरुआत होती है। यानी शिवालिक के दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तर का विशाल मैदान। ये आपको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। यानी शिवालिक के दक्षिण वाला भाग, इनमें से पंजाब, कुछ भाग राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी का कुछ भाग, उत्तरी भाग है, बिहार, पश्चिम बंगाल, और ये क्षेत्र असम का ये क्षेत्र असम, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे का चारों तरफ का क्षेत्र है। तो इस विशाल मैदान के बारे में हमें बात करना है। तो भौगोलिक दृष्टि से हमने ये बता दिया कि ये कितने राज्यों में फैला है। पहला हो गया पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान का भी भाग आता है, मध्य प्रदेश का कुछ भाग आता है, बिहार का आता है, और वेस्ट बंगाल का आता है, और असम का आता है। तो उत्तर का विशाल मैदान कई राज्यों में फैला हुआ है। ये अगला क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं इस मैदान के क्षेत्रफल के बारे में। तो ये मैदान जो है, उत्तर में लगभग
300 किलोमीटर की रेंज में फैला है। कितना? 300 किलोमीटर। और पूर्व में ये लगभग 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट में पाया जाता है। तो हम जो कथन और कारक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कौन सा कथन सही है, तो इस मैदान का पश्चिमी भाग चौड़ा होता जाता है और जैसे जैसे पूर्व में जाता है वैसे वैसे इस मैदान की चौड़ाई कम होती जाती है। अगर इसकी लंबाई के बारे में पूछा जाए तो ये लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। तो ये पूछा जाता है उत्तर का जो विशाल मैदान है उसकी लंबाई कितने किलोमीटर में फैली है, तो लगभग 3200 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। और उत्तर में इसकी चौड़ाई यदि पूछा जाए, पश्चिम में पूछा जाए तो ये लगभग 300 किलोमीटर और पूर्व में कितना है, 150 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो ये इसका क्षेत्रफल के बारे में हुआ। अब हम बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि इस मिट्टी की गहराई कितनी है। तो इस मिट्टी की गहराई के बारे में यदि आप समझेंगे तो आप थोड़ा सा अचंभित लगेंगे कि इस मिट्टी की गहराई लगभग 1000 मीटर से 2000 मीटर की गहराई पर पाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि इस क्षेत्र में यदि 1000 मीटर तक खुदाई करोगे तो वो मिट्टी किसके द्वारा? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होगी, चाहे वो सिंधु की हो या गंगा का या ब्रह्मपुत्र का। आप ये जैसे पश्चिम में जाएंगे इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, लेकिन ये क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया तो इस क्षेत्र के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मिट्टी की गहराई कितनी है? 1000 मीटर से 2000 मीटर। ये आप अचंभित न हो, क्योंकि कुछ विद्वान इसकी गहराई लगभग 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर के आसपास बताते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मिट्टी की जो गहराई है कैसे इतनी गहराई हो गई है। तो दोस्तों, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी धीरे धीरे हिम युग में चली गई, और जब हिम युग में गई तो ये उत्तरी क्षेत्र में पूरा बर्फ जम गया, और जैसे जैसे पृथ्वी हिम युग से ग्रीष्म युग की तरफ बढ़ी वैसे वैसे बर्फ़ का पिघलना शुरू हुआ, और जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती गई वैसे वैसे पानी का बहाव फ्लो चारों तरफ फैलता गया। आज गंगा से आप 30 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, वहाँ भी अगर खोदेंगे तो लगभग उसकी गहराई कितनी है? 1000। जबकि गंगा के आसपास जो है लगभग 2000 मीटर की गहराई पे खोदेंगे तो गंगा द्वारा या ब्रह्मपुत्र द्वारा या सिंधु द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी ही प्राप्त होगी। इसको व्यवहारिक रूप में अगर हम समझना चाहें कि अगर एक वर्ष में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी 1 मिलीमीटर हो जाती है, और ये जब नदियाँ हजारों लाखों सालों से बह रही हैं, करोड़ों सालों से बह रही हैं, तो आप इसको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो करोड़ों वर्षों में क्या हो जाएगी? 1000 से 2000 मीटर की गहराई बनती चली जाएगी। तो आप ये समझ जाएंगे कि इस मृदा का जो निर्माण है वो 1000 से 2000 मीटर तक पाया जाता है। अब
इस मैदान का जो विस्तार है उसके बारे में हमने बता दिया है। अब हम इसके विभाजन के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरीके से विभाजित है। तो दोस्तों, आप ये देखें कि उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके बारे में समझें। उत्तर का विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में, जिनमें से पहला भाग है भांभर क्षेत्र, दूसरा, पहला क्या है? भांभर क्षेत्र, दूसरा है तराई क्षेत्र, तीसरा है जलोढ़ मृदा। तो इन तीनों को किस तरीके से विभाजित किया गया है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भांभर के बारे में। दोस्तों, जब आप इस शिवालिक रेंज को देखेंगे तो शिवालिक रेंज इस क्षेत्र में ये फैली हुई है। शिवालिक रेंज के दक्षिण में ये इस मैदान की शुरुआत होती है और यही मैदान शिवालिक एक पहाड़ी है जो हिमालय का भाग माना जाता है और ये सबसे बाह्य हिमालय मानी जाती है। कौन से हिमालय? बाह्य हिमालय, इसका नाम है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय के बाद और कोई रेंज नहीं है। तो इन पहाड़ियों के बीच से टूट टूट के यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं इस तरीके से, और यही पत्थरों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? भांभर कहलाता है। क्या कहलाता है? भांभर कहलाता है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? भांभर कहलाता है। तो शिवालिक के दक्षिण का क्षेत्र कौन सा है? भांभर क्षेत्र। और इसकी चौड़ाई जो है कहीं कहीं 10 किलोमीटर है और कहीं कहीं 8 किलोमीटर है। तो प्रश्न क्या बनता है? शिवालिक के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? तो शिवालिक के दक्षिण में भांभर क्षेत्र पाया जाता है। और ये कैसा क्षेत्र है? यहाँ पर शिवालिक के जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो टूट के आके गिर जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 किलोमीटर मैक्सिमम और मिनिमम 8 किलोमीटर। दोस्तों, जब हिमालय से नदियाँ, छोटी मोटी नदियाँ निकलती हैं तो इन्हीं पहाड़ियों के बीच में क्या है? समा जाती हैं, इन्हीं पत्थरों के बीच में, क्योंकि ऊपर से पत्थर रहता है, बड़े बड़े पत्थर हैं और उसी के बीच में पानी चला जाता है। तो यहाँ पर नदियाँ आपको देखने को नहीं मिलती हैं। और इसी के बाद एक जो दूसरा क्षेत्र आता है, इसका नाम है तराई क्षेत्र। क्या नाम है? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र वो क्षेत्र है जो भांभर के दक्षिण में है और इसको क्रॉस से डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से ये क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो 10 से 12 किलोमीटर है। यानी कहीं कहीं पर ये 10 किलोमीटर चौड़ी है और कहीं कहीं 12 किलोमीटर ये चौड़ी ये पट्टी पाई जाती है।
तो शिवालिक के बाद भांभर, और भांभर के बाद कौन सी, तराई। इस तरीके से ये रेंज बनाती है, शिवालिक, भांभर और तराई। और जो भांभर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो गई थी वो इस तराई क्षेत्र में पुनः निकल आती हैं, इस तरीके से। और यही क्षेत्र क्या कहलाता है, जलोढ़ मृदा। ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, जलोढ़ मृदा। जो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, जलोढ़ मृदा। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में, यानी जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जल द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसे दो भागों में बांटा जाता है। कौन सी, अगला है जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा दो भागों में बांटा जाता है। पहला है बांगर और दूसरा है खादर। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा जाता है, पहले है बांगर और दूसरा है खादर। सबसे पहले बात करते हैं बांगर कौन सा क्षेत्र है। बांगर वो क्षेत्र है जहाँ पर वर्तमान में बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, वो क्या कहलाता है, बांगर क्षेत्र कहलाता है। जैसे नदियों से, यानी गंगा नदी को अगर हम समझ लें, गंगा नदी से का जो फैलाव है वर्तमान में बीज धारा से मापा जाए तो दोनों तरफ मैक्सिमम 2-2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, और उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है। तो दोस्तों जो बांगर है यहाँ पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। इसी बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा। अर्थात जब बरसात होती है और नदी बढ़ती है, उस उफान पे आती है, तो यहाँ पर पानी अब पहुँच नहीं पाता है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा की जो गहराई है वो लगभग 1000 मीटर के आसपास पाई जाती है। कितना, 1000 के आसपास। तो 1000। और जो खादर है, खादर के बारे में समझें, जो जहाँ पर बरसात के समय पानी पहुँच जाता है वो क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। जैसे खादर, जैसे गंगा नदी के दोनों किनारों पर, दोनों तरफ आप देखेंगे कि जहाँ पर जब नदी बरसात के समय में उफान पे आती है, वहाँ पर बरसात का पानी पहुँच जाता है, वो क्या कहलाती है, खादर। जैसे आप लखनऊ से इलाहाबाद की तरफ जाएंगे तो इलाहाबाद में गंगा के फाफा मऊ के आसपास का जो एरिया है गंगा और फाफा मऊ के बीच में, तो वो क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर दो तरीके से नदियाँ के क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये नदी जलोढ़ कहलाती है और जलोढ़ मृदा बांगर और खादर में डिफाइन करती है। तो दोस्तों जो तराई क्षेत्र है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तराई क्षेत्र में जब देश का विभाजन हुआ था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आए थे जो हिंदू, उनको इन्हीं तराई क्षेत्रों में बसा दिया गया था, और इस कारण यहाँ पर बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा गया था और जंगल को नष्ट किया गया था। तो जो तराई क्षेत्र है वो मच्छरों से भी पटा पड़ा हुआ है और एक दलदली क्षेत्र भी है।
तो इसके बाद हम लोग ने देखा कि बांगर और खादर के बारे में भी पढ़ लिया। तो इस तरीके से बांगर और खादर के बारे में आप समझ गए हैं। अब खादर के बारे में और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जब नदियां समुद्र में पहुंच जाती हैं तो जो डेल्टा होता है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। समुद्र के यानी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो अपने मुहाने में क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा में दो स्थल देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? डेल्टा में जैसे कोई ये नदी आके बंगाल की खाड़ी में गिर गई है तो ये कई धाराओं में बढ़ गई है। एक धारा ये हो गई है, एक धारा ये हो गई है, एक धारा ये हो गई है और एक धारा ये हो गई है। तो जो उच्च भूमियां हैं, ये उच्च भूमियां, इनको चार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार। उच्च भूमियों को चार कहा जाता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है चार का निर्माण कहाँ होता है? तो चार का निर्माण डेल्टा क्षेत्रों में होता है। और जो निम्न भूमियां हैं जहाँ से पानी बहता है इसको बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। तो इस तरीके से चार और बिल ये किसके भाग हैं? जलोढ़ मृदा के भाग हैं, या आप कह सकते हैं खादर के भाग हैं। किसके भाग हैं? खादर के भाग। तो इस तरीके से आपने इस भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अच्छे से जान लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं, खादर को ही बेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं जो गंगा का डेल्टा है वो कैसा डेल्टा है? सक्रिय डेल्टा है। सक्रिय डेल्टा का मतलब लगातार उसका विस्तार हो रहा है। तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो मैदानी भाग हैं उनके विभाजन के बारे में। तो इस क्लास में आपका इतने ही रहेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगे? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक मेरे इस मैसेज को पहुंचाइए। और आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, चाहे आप जो एग्ज़ाम दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।